हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्जाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 8वें पार्ट के बारे में। यानी कि इससे पहले मैं 7 पार्ट बना चुका हूं और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो भी अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। इसमें मैं आपसे 12 क्वेश्चन पूछूंगा और हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 5 सेकेंड दूंगा और 5 सेकंड में अपना आंसर सोच लीजिएगा जो भी आपका करेक्ट आंसर है। और 12 क्वेश्चन में से आपने कितने सही किए हैं ये लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपका पता चले कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं, बहुत से एग्ज़ाम में, तभी मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घात रोग होता है वह क्या कहलाता है। यानी कि जब कुत्ता काटता है तो जिस विषाणु के द्वारा घात रोग होता है वह क्या कहलाता है। तो आपको 5 सेकंड मिलते हैं, अपना आंसर सोच लीजिएगा। ए हैजा, बी पेचिस, सी मम्स और डी हाइड्रोफोबिया। तो इसमें से क्या आपका सही आंसर होगा, सोच लीजिएगा कि कुत्ते के काटने से जिस जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है। ए हैजा, बी पेचिस, सी मम्स और डी हाइड्रोफोबिया। तो अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोफोबिया, यानी कि इसका डी आंसर सही है। कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया जीवाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सार्स क्या है। सार्स क्या है ये बताना है आपको। संचार प्रणाली है, बी विषाणु जनित रोग है, सी कवक जनित रोग है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि सार्स क्या होता है। ए संचार प्रणाली होता है, बी विषाणु जनित रोग होता है, सी कवक जनित रोग होता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 सेकंड हो गए, आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा विषाणु जनित रोग, यानी कि इसका बी आंसर सही है। सार्स क्या है, एक विषाणु जनित रोग है। तो इसका क्या आंसर है, बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा किसके कारण होता है, किस संक्रमण के कारण होता है ये बताना है आपको। ए जीवाणु के कारण, बी माइक्रोलॉजी के का माइक्रोप्लाज्मा के कारण, सी जीवाणु के विषाणु के कारण और डी शैवाल के कारण। तो खसरा किस संक्रमण के कारण होता है ये बताना है आपको। ए जीवाणु के कारण, बी माइक्रोप्लाज्मा के, सी विषाणु के और डी शैवाल के। तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, कि खसरा किससे उत्पन्न होता है ये बताना है आपको। ए जीवाणु, बी माइक्रोप्लाज्मा, सी विषाणु और डी शैवाल। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर देता हूँ। इसका सही आंसर होगा विषाणु, यानी कि इसका सी आंसर सही है। तो खसरा विषाणु संक्रमण के कारण होता है। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। यानी कि आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका कारक क्या होता है। ए फफूंदी होता है, बी लाइकेन होता है, सी जीवाणु होता है और डी विषाणु होता है। तो अपना आंसर सोच लीजिएगा, 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा कि आलू में मोजेक रोग किसके कारक उत्पन्न होता है। ए फफूंदी के कारण, बी लाइकेन के कारण, सी जीवाणु के कारण और डी विषाणु के कारण। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु के कारण, यानी कि इसका डी आंसर सही है। आलू में जो मोजेक रोग होता है वो विषाणु के कारण होता है। तो यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। तो जंतु में जो होने वाली फूड एंड माउथ रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताना है आपको। 5 सेकंड है, ऑप्शन बता देता हूँ। ए विषाणु के कारण, बी प्रोटोजोआ के कारण, सी जीवाणु के कारण और डी ये सभी के कारण। तो जंतुओं में जो फूड एंड माउथ रोग होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है ये बताना है। तो 5 सेकंड हो गए, आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा विषाणु के कारण, यानी कि इसका ए आंसर सही है। जंतु में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। तो यानी कि इसका ए आंसर सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है ये बताना है आपको। ए क्यूटिन के कारण, बी काइटिन से बनी होती है, सी सुबेरिन से बनी होती है और डी सेल्यूलोज से बनी होती है। तो किसकी बनी होती है शैवालों की कोशिका, ये बताना है आपको। 5 सेकेंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि सही आंसर क्या होगा कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ए क्यूटिन की बनी होती है, बी काइटिन की बनी होती है, सी सुबेरिन की बनी होती है और डी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज, यानी कि इसका डी आंसर सही है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसका क्या आंसर सही है, यानी कि इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्प प्राप्त होता है। कैल्प किससे प्राप्त होता है ये बताना है आपको। ए लाइकेंस से, बी समुद्री शैवालों से, सी जलीय शैवालों से और डी शैवालों से। तो किससे प्राप्त होता है कैल्प? 5 सेकेंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कैल्प किससे प्राप्त होता है। लाइकेंस से, समुद्री शैवालों से, जलीय शैवालों से या शैवालों से। तो आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा समुद्री शैवालों से, यानी कि इसका बी आंसर सही है। कैल्प किससे प्राप्त होता है? समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। तो यानी कि इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यानी कि लाल सागर जो है इसका लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण है ये बताना है आपको। ए मांस के कारण है, बी लाइकेन के कारण है, सी शैवाल के कारण है और डी जीवाणु के कारण है। तो किसके कारण है ये बताना है आपको। 5 सेकेंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ए मांस के कारण, बी लाइकेन के कारण, सी शैवाल के कारण और डी जीवाणु के कारण। तो आपने इसका सही आंसर सोच लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ मैं। इसका सही आंसर होगा शैवाल के कारण, यानी कि इसका सी आंसर सही है। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? शैवाल के कारण होता है। तो इसका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगर किससे प्राप्त होता है? तो अगर अगर किससे प्राप्त होता है ये बताना है आपको। ए शैवाल से, बी जीवाणु से, सी मांस से और डी कवक से। तो 5 सेकेंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि अगर अगर किससे प्राप्त होता है। ए शैवाल से, बी जीवाणु से, सी मांस से और डी कवक से। किससे प्राप्त होता है ये सोच लीजिएगा। तो 5 सेकंड हो गए हैं, आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा शैवाल से, यानी कि इसका ए आंसर सही है। अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है? मतलब कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है ये बताना है आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता होगा कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए एगस्ट्रोलॉजी, बी माइक्रोलॉजी, सी फिनोलॉजी और डी पोमोलॉजी। तो सही आंसर क्या होगा सोच लीजिएगा कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। एगस्ट्रोलॉजी, माइक्रोलॉजी, फिनोलॉजी और पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा माइकोलॉजी, यानी कि इसका बी आंसर सही है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। और शैवाल का फाइकोलॉजी। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। काइटिन व हेमिसोसेल्यूलोज और बी लिपिड्स, सी प्रोटीन और डी सेल्यूलोज। तो किसकी बनी होती है ये सोच लीजिएगा कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। ए काइटिन व हेमिसेल्यूलोज, बी लिपिड्स, सी प्रोटीन और डी सेल्यूलोज। तो सही आंसर आपने सोच लिया होगा कि इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। अब मैं इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा काइटिन व हेमिसेल्यूलोज। तो यानी कि इसका ए आंसर सही है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमी सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसका ए आंसर सही है। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सभी कवक सदैव होते हैं। तो सभी कवक सदैव क्या होते हैं ये बताना है आपको। मृतप्रोपजीवी और परजीवी, विविधपोषी और स्वपोषी। तो कवक क्या होते हैं ये बताना है आपको। मृतोपजी पोजीवी और परजीवी और विविध पोषी और स्वपोषी। तो सही आंसर क्या होगा? 5 सेकंड है, अपना आंसर सोच लीजिएगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा विविध पोषी, यानी कि इसका सी आंसर सही है। सभी कवक क्या होते हैं? विविध पोषी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विविध पोषी। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।